हे गाइस, स्वागत है आप सभी का। मेरा नेम है रिचा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पर्सन्स ऑफ द वीक। इसका मतलब क्या है? जितने भी वीक में चर्चा में रहे हैं व्यक्ति, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे लेटेस्ट लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाते हैं। सभी कोर्सेज जो हैं वो भी करवाए जाते हैं एंड एनसीईआरटीज भी कवर किए जाती है, और ये जो है रीसेंट जो भी न्यूज में चल रहा है वो भी आपको सभी एक जगह बताया जाता है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जिस पर्सन के बारे में हमें डिस्कस करना है वो है नफ्ताली बेनेट। आखिर ये नफ्ताली बेनेट है कौन? तो फर्स्ट चीज आपको याद रखनी है, जो नफ्ताली बेनेट है ये अभी हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं, यानी इजराइल के पीएम बने हैं आफ्टर 12 इयर्स बाद। अभी आफ्टर 12 इयर्स बाद वाली क्या कहानी है यहाँ पे, मतलब कि ये है कि वहां पे हिस्ट्री में यानी सत्ता परिवर्तन हुआ है अप्रोक्स 12 इयर्स बाद, जिसमें न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं नफ्ताली बेनेट। आखिर ये नफ्ताली बेनेट है कौन? पहले जो नफ्ताली बेनेट से जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो थे बेंजामिन नेतान्याहू। नेतान्याहू नेता ये जो थे ये 49 इयर्स के थे। तो इनको पद से हटा करके बाद में इजराइल के 13th प्राइम मिनिस्टर बने हैं नफ्ताली बेनेट। ठीक है, ये इतनी कहानी आपको आप मुझे उम्मीद है समझ में आ चुकी होगी। अब आपको नफ्ताली बेनेट जो है, अब यहाँ पे सॉरी ये जो है ये 49 नफ्ताली जो है ये 49 इयर्स की एज में प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नफ्ताली बेनेट जो है ये लीडर है इजराइल में, जो राइट विंग यामिना पार्टी है, राइट विंग यामिना पार्टी के ये लीडर हैं। उसके अलावा अगर हम इनके बारे में देखें तो इनमें इन्होंने स्टार्टिंग में ये जो थे ये पॉलिटिकल पार्टी से नहीं बिलोंग करते थे। इनका खुद का स्टार्टअप था। अप्रोक्स इनकी 145 मिलियन मिलियन की इनकी अप्रोक्स कंपनी थी। तो इन्होंने 145 मिलियन डॉलर बेचने के बाद इन्होंने वो जो कंपनी थी उसे बेच दिया। उसके बाद इन्होंने अपने राजनीतिक करियर में जगह जगह बनाई है। हम कह सकते हैं कि इन्होंने जो है वो कदम रखा। तो नफ्ताली बेनेट जो है इन्होंने क्या किया है, एयर लैपिड जो कि हेड थे यश आतिथ पार्टी के, इन्होंने क्या किया है, premiership in September 2023 अंडर द पावर शेयरिंग डील विद बेनेट। तो यहाँ के जो यातित पार्टी के जो हेड थे उन्होंने एक हम कह सकते हैं कि लीडरशिप या प्रीमियरशिप किया है नफ्ताली बेनेट के साथ। उसके बाद हमें नेक्स्ट डिस्कस करना है मेघा राजगोपालन। अब ये मेघा राजगोपालन मेनली जो है ये इंडियन ओरिजिन है, इंडियन ओरिजिन एक जर्नलिस्ट हैं। अब ये आखिर क्यों चर्चा में है? तो इनके जो टू कंट्री इनके जो दो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उसके चक्कर में इन्हें एक प्राइज मिला हुआ है, जिस प्राइज को हम जानते हैं पुलतिजर। पुलतिजर प्राइज, इन्हें जो प्राइज मिला है वो है पुलतिजर। आखिर ये पुलतिजर प्राइज है क्या? तो देखिए ये पुलतिजर प्राइज इन्हें क्यों दिया गया पहले वो जान लेते हैं। तो मेनली पुलतिजर प्राइज देने का रीजन ये है कि अभी रिसेंटली मेघा राजगोपालन ने पूरे वर्ल्ड के सामने जो चाइना है, चाइना का एक झूठ की हम कह सकते हैं कि पोल टाइप खोली है। अब कैसे कि चाइना करता क्या था कि चाइना जो है वो चीन में डिटेंशन कैंप में वो क्या करता था, लोगों को ज्यादातर लोगों को यातनाएं देता था। तो उसकी मेनली सच्चाई जो है वो मेघा राजगोपालन ने अपने रिपोर्ट्स में दी है। तो उन्होंने सैटेलाइट तस्वीरों का, जो मेघा राजगोपालन है उन्होंने वो किया, तस्वीरों का विश्लेषण किया, और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि जो चाइना है वो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम जो हैं उसने क्या करके रखा है, कैद करके रखा है। कहाँ पे? जिनजियांग रीजन में। तो इन्होंने मेघा राजगोपालन ने ये अपनी रिपोर्ट में बताया है। उसके अलावा मेघा राजगोपालन ने जिंगजियांग सीरीज में इन्होंने
जब ये उजागर किया तो ही इन्होंने पुलित्जर प्राइज भी जीता है। किसके उसमें? इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में। अब देखिए ये क्या है, अगर हम पुलित्जर पुरस्कार के बारे में या प्राइज के बारे में देखें तो देखिए आपको जो रिपोर्टिंग से जुड़े हुए हैं यानी जो पत्रकार लोग, जर्नलिस्ट लोग हैं, उनकी कैटेगरी में आप ये कह सकते हैं कि ये सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे बड़ा प्राइज होता है। तो इसे अमेरिका में ये जो अवार्ड है, इसे अमेरिका में कब इस पुरस्कार की जो शुरुआत है उसे अमेरिका में किया गया था। फर्स्टली कब किया गया था? 1917 में किया गया था फर्स्ट टाइम इसे। उसके अलावा जिसे कोलंबिया विश्वविद्यालय या फिर पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड के द्वारा उसे प्रकाशित किया जाता था। मेनली ये जो अवार्ड मिलता है, ये जो टोटल ये पुलित्जर अवार्ड है, ये 21 कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है, जिसमें से पुलित्जर अवार्ड की एक कैटेगरी से है जो कि जर्नलिस्ट को दिया जाता है। और हर साल ये जो विनर होता है ये सर्टिफिकेट रिसीव करता है एंड USD 15,000 का कैश अवार्ड भी जीतता है। तो अब मेनली जो मेघा राजगोपालन को ये जो अवार्ड मिला है वो उन्हें किस कैटेगरी में मिला है? पब्लिक सर्विस कैटेगरी में मिला है, यानी कि इसे हिंदी में कहा जाता है सार्वजनिक सेवा श्रेणी। तो आपको इतना याद रखना है कि जो मेघा राजगोपालन को ये अवार्ड मिला है वो पब्लिक सर्विस कैटेगरी में मिला है, इन्हें गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पर्सन है प्रोफेसर राधा मोहन। आखिर ये प्रोफेसर राधा मोहन कौन है और इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? इन्होंने जो है वो एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इन्होंने और इनके डॉटर ने। तो अब इनके साथ हुआ क्या है कि अभी जो रिसेंटली में प्रोफेसर राधा मोहन की डेथ हुई है, अभी कुछ टाइम पहले ही हुई है। तो यहाँ पे आपको देखना क्या है कि हाल ही में कुछ रिसेंटली एनवायरमेंटलिस्ट और पद्मश्री अवार्डेड प्रोफेसर राधा मोहन जो है, इन्होंने बहुत सारी पॉपुलेशन को, बहुत सारी जो जनता थी वो उसकी उन्होंने क्या है उनके बीच में ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो टेक्निक्स है वो उन्होंने पॉपुलर किया है। अप्रोक्स जब अभी जो इनकी डेथ हुई है तो अप्रोक्स ये जो थे ये 78 ईयर्स के थे। तो 78 ईयर्स की एज में इनकी जो है ये डेथ हुई है। उड़ीसा में पहले ये जो है उड़ीसा में सूचना आयुक्त के रूप में ये कार्य करते थे और अर्थशास्त्र से इन्होंने सेवानिवृत्त होने के बाद जो प्रोफेसर राधा मोहन और उनकी जो डॉटर हैं उन दोनों ने काम स्टार्ट कर दिया था 2020 में ही। अपने कंट्रीब्यूशन जो है इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में दिया था और इनके जो वर्क थे उसी को लेकर 2020 में पद्मश्री अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। उसके अलावा आप यहाँ पे देखिए इनकी जो फादर और जो डॉटर हैं दोनों ने 1990 में संभववाद एक ऑर्गेनाइजेशन था उसकी स्थापना की थी। उसके अलावा ये जो थे ये इनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हुए थे, जिसका मेन पर्पस ये था इनके ऑर्गेनाइजेशन का कि जो फार्मर्स हैं उनको एजुकेट किया जा सके ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग के लिए। अब अभी अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखिए, प्रेजेंट टाइम का सिनेरियो क्या हो गया है कि जो ज़्यादातर फार्मर्स हैं वो बहुत सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो उनको क्या किया जाए, ऑर्गेनिक खेती सिखाई जाए या फिर नेचुरल फार्मिंग सिखाई जाए ताकि वो अपने जो वर्क हैं वो सही ढंग से कर सकें। जो हमारा एग्रीकल्चर है वो मेनली क्या हो सके, पेस्टिसाइड फ्री हो सके, केमिकल्स फ्री हो सके। तो एक इसके लिए इन्होंने जो है वो इनिशिएटिव लिया है। साथ ही में इन्होंने यहाँ पे देखिए जो सॉइल थी उसे बहुत ही फर्टाइल बनाया। अप्रोक्स 36 हेक्टेयर का जो लैंड था नयागढ़ में, वो लगभग जो नयागढ़ में जो वेस्ट लैंड पड़ा हुआ था वो तो उन्होंने क्या किया है, इकोलॉजिकल वेस्ट से उस जमीन को 36 हेक्टेयर जमीन को पूरे तरीके से इन्होंने फर्टाइल बना दिया है और उसी लैंड पे इन्होंने लगभग 1000 से भी ज़्यादा स्पीसीज के जो प्लांट्स हैं वो भी लगाए हैं। उसके अलावा इन्होंने
इट्स ऑल्सो सपोर्ट अ बैंक ऑफ 700 इंडिजिनस सीड वेराइटीज की भी इन्होंने हेल्प की है। तो ये कुछ इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। उसके बाद नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में। राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, हर एक गाइस सभी ने सुन रखा होगा। तो चलिए अब इनके बारे में थोड़े से कुछ फैक्ट हम जान लेते हैं कि एक्चुअल में डिस्कस करने का रीजन ये है कि रिसेंटली राम प्रसाद बिस्मिल की बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। ये फ्रीडम फाइटर थे। इनका जो फुल नेम था वो शहीद राम प्रसाद बिस्मिल है। तो याद रखिएगा कब मनाई गई, जून 11 को इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी थी वो मनाई गई थी। आप तो बोलोगे कि मैम अप्रोक्स जो है वो 1 मंथ होने वाला है, आप इतने टाइम बाद डिस्कस कर रही हो, तो थोड़ा सा डिले हो गया, सॉरी उसके लिए। बट ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है राम प्रसाद बिस्मिल। क्योंकि देखिए इसमें होता क्या है कि अब यहाँ से अगर यूपीएससी को क्वेश्चन पूछना होगा तो जानते हैं आप राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में सब कुछ है, लेकिन वो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। अभी राम प्रसाद बिस्मिल की हाल ही में जो एनिवर्सरी है, कोई भी एग्जाम हो तो हाल ही में उनकी एनिवर्सरी मनाई गई, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछ लिया जाएगा कि उनकी एनिवर्सरी कब मनाई। अब क्वेश्चन जो है उन्हीं से रिलेटेड पूछ लिया जाएगा। तो करंट पढ़ने का मतलब सिर्फ इतना सा आपको मोटिव ये होना चाहिए कि जो उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं आप उन्हें भी जान लें, क्योंकि यूपीएससी का फोकस कॉन्सेप्ट पर होता है ना कि फैक्ट पर। ये यूपीएससी कभी नहीं आपसे पूछेगा कि उनकी बर्थ एनिवर्सरी कब मनाई जाती है या कब मनाई गई, बल्कि उनके जो योगदान थे, वो एक फ्रीडम फाइटर थे, तो उनके आजादी में, हमारी फ्रीडम में क्या क्या इंपॉर्टेंस थे, क्या उन्होंने रोल दिया, उनसे रिलेटेड कितनी घटनाएं जुड़ी हुई हैं, वो सब क्वेश्चन में पूछे जाएगा। सो राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जो है वो 11 जून 1987 को हुआ था। उत्तर प्रदेश में हुआ था, याद रखिएगा। इनके जो इनके मेनली ये जो है, इन्होंने स्टार्टिंग में ही आर्य समाज जो था ये भी ज्वाइन कर लिया था, राम प्रसाद बिस्मिल जो थे। उसके अलावा इन्हें मेनली जो जाना जाता है वो किसके लिए जाना जाता है, मैनपुरी षड्यंत्र के लिए जाना जाता है। और सबसे इनकी जो फेमस घटना थी वो थी काकोरी कांड, जिसे हम काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। तो इनकी सबसे, अब उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट जो है मुरलीधर एंड मूलमती, तो ये जो थे इनके पेरेंट्स का नेम था मुरलीधर एंड मूलमती। अब यहाँ पे जो हमें देखना है तो मेनली जो इनका जो उपनाम था वो तखल्लुस भी था। स्टार्टिंग में जो है बचपन में इन्हें तखल्लुस भी कहा जाता था। तखल्लुस एक प्रकार का वर्ड होता है, ये उर्दू वर्ड है, जिसका हम अगर हिंदी में मीनिंग देखिए तो हिंदी में इसका मीनिंग निकल कर आता है आत्मिक रूप से आहत। ठीक है, तो इनके पेरेंट्स वगैरह की भी हमने कहानी जान ली। अब देखिए मेनली आप लोगों ने हिस्ट्री में ये चीज पढ़ी होगी कि इनके और गांधी जी के विचार जो थे वो कभी भी मैच नहीं करते थे। अब गांधी जी के और राम प्रसाद बिस्मिल के विचार मैच ना करने का रीजन ये था क्योंकि इनकी जो आइडियोलॉजी थी राम प्रसाद बिस्मिल की, उनका ये मानना था कि हमें फ्रीडम मिलना चाहिए, उसका बेसिस कोई भी होना चाहिए, चाहे वो अगर हमें फ्रीडम जो है वो हिंसा और रक्तपात के बिना मिलती है तो भी ठीक है, लेकिन इनका मानना ये था कि अगर हमें फ्रीडम जल्द से जल्द चाहिए तो हमें बिना हिंसा और रक्तपात के बिना जो है वो फ्रीडम मिल ही नहीं सकती थी। और इसीलिए मेनली जो गांधी जी थे वो किसके पुजारी थे, अहिंसा के पुजारी थे। तो अब इन्होंने 1 अगस्त 1925 में राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, इन्होंने किसके साथ मिलकर, अशफाक उल्लाह खान और कुछ अदर इनके जो फ्रेंड्स थे उनके साथ मिलकर इन्होंने एक प्लान बनाया था। कौन सा प्लान, वहां पे प्लान ऑफ लूटिंग द ट्रेन एट काकोरी नियर लखनऊ। तो आप लोगों ने जो काकोरी कांड सुना हुआ है, वो काकोरी कांड की मैं आगे स्टोरी बताती हूँ। यहाँ पे घटना किससे शुरू हुई थी, घटना यहाँ पे शुरू हुई थी ट्रेन को लूटने से, जो कि लखनऊ से जा रही थी। अब यहाँ पे हुआ क्या
कि काकोरी कांड जो है ये 1925 में के अप्रोक्स जो है ये जा रही थी। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो है ये रेल विभाग के आसपास से ले जा रही थी। अब इसमें जो थे वो ज्यादातर हम कह सकते हैं पैसे वगैरह थे, धन वगैरह जो भी था। तो उसको क्या कर लिया गया इनके द्वारा, रामप्रसाद बिस्मिल एंड इनके फ्रेंड्स के द्वारा एक प्लान बनाकर उस ट्रेन को लूट लिया गया। तो ये जो घटना हुई थी ये रामप्रसाद बिस्मिल और उन्हीं के साथ उन्हीं के 10 फ्रेंड्स जो थे, ये 10 फ्रेंड्स ने मिलकर ये प्लान जो था बनाया था। और उन्होंने ट्रेन के गार्ड को ट्रेन का जो गार्ड था उसने जिसे हाथापाई करने की कोशिश की। तो इन्होंने बंदूक रखकर डरा धमकाकर वो जो है पूरा वो डिब्बा जो था, ये पूरी स्टोरी ऑलरेडी आपको पता होगी कि लोहे की तिजोरी को तोड़कर उन्होंने जो है लगभग ऐसा माना जाता है कि 4000 रुपीज जो थे, 4000 रुपीज लेकर ये जो थे ये अपने दोस्तों के साथ फरार हो गए थे। तो फाइनली बाद में इन बैरक नंबर ऑफ 11 of Lucknow Central Jail, Bismil wrote his autobiography considered as one of the finest works in Hindi literature and also cult song मेरा रंग दे बसंती चोला। तो ये जो है ये इन्हीं के द्वारा उसी अपने जब लास्ट टाइम में इन्हें 14 ईयर्स का जो है वो कारावास दे दिया गया था। तो उसी कारावास में रहते हुए यानी जब इन्हें सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया था तो इन्होंने कुछ बुक्स वगैरह लिखी थी। एंड ये जो सॉन्ग है मेरा रंग दे बसंती चोला आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो ये जब आप सुनिएगा तो एक अंदर से जो पेट्रियट देशभक्ति होती है ना, वो ऐसे सॉन्ग सुनने के बाद ऑलरेडी खुद ही अपने आप जाग जाती है। उसके बाद फाइनली उन्होंने जय हिंद के साथ जो है अपने लिप्स क्लोज किए थे। 30 इयर्स की एज में उन्हें क्या कर दिया गया था, दिसंबर 1927 को कहाँ पे राप्ती रिवर के किनारे गोरखपुर जेल में उन्हें क्या कर दिया गया था, फाइनली जो है वो फांसी दे दी गई थी। तो ये कहानी जो है इतनी जो इनके बारे में जो भी क्वेश्चंस हो सकते थे या जो भी हो सकता था वो मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आंग सान सू की। अभी आंग सान सू की कौन है, ये जो लेडी है ये म्यांमार यानी बर्मा की एक राजनेता है, साथ ही में पॉलिटिकली बिलोंग करती हैं, साथ ही में राइटर हैं। तो अब यहाँ पे ये जो है ये भी न्यूज में है। अब इनके न्यूज में होने का रीजन ये है कि पहली चीज तो ये कि ये जो बर्मा के जो राष्ट्रपिता हैं आंग सान की जो है आंग सान सू की जो है ये डॉटर हैं। अब इनके फादर की क्या की गई थी, 1947 में ही राजनीतिक हत्या कर दी गई थी। अब यहाँ पे पूरी कहानी जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वहां पे उस टाइम पे यानी जो म्यांमार था तो उस समय पे ये डेमोक्रेटिक वो नहीं था। तो उसे डेमोक्रेटिक स्थापित करने के लिए म्यांमार हैज बीन chose in the military size power of February 1 to detain Aung San Suu Kyi and other elected leader। अब यहाँ पे देखिए कहानी क्या है कि इन्हें 1947 में इनके फादर की राजनीतिक जो है वो हत्या करवा दी गई थी। उसके बाद ये चाहती थी कि एक डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लोगों को अधिकार होनी चाहिए, उनको उनके राइट्स मिले होने चाहिए हर चीज के। तो इसी के लिए इन्होंने एक संघर्ष करना चालू किया। तो आफ्टर जो है आंग्स 75 में इन्होंने क्या किया, अंडर द इन्हें हाउस अरेस्ट भी किया गया म्यांमार की कैपिटल में। इन्हें के ये संघर्ष हैं। उसके अलावा इन्हें जो है ये फिर उसके बाद फाइनली पब्लिक के बीच में आई और इन्होंने मई 24 को जब ये इन्हों की जो 30 मिनट्स की इनकी कोर्ट हियरिंग थी वो भी इन्होंने परफॉर्म की। तो मेनली इनका जो जन्म है वो म्यांमार के रंगून में हुआ था। अब इनकी जो इनको जाना जाता है वो मेनली इसीलिए जाना जाता है कि म्यांमार में इन्होंने डेमोक्रेसी
डेमोक्रेटिक रूल लाया था, एंड उसके अलावा जो ह्यूमन राइट्स होते हैं हर एक इंसान के, तो उसकी भी इन्होंने स्थापना करने की कोशिश की थी। इसीलिए इन्हें 1991 में प्राइज ऑफ पीस मिला था, यानी कि शांति पुरस्कार इन्हें 1991 में मिला था, इसीलिए इन्हें नवाजा गया था। उसके अलावा इन्होंने आंग सान सूजू थे, जो है, इन्हें इंटरनेशनल सीन ड्यूरिंग द डेज ऑफ हर फर्स्ट हाउस अरेस्ट भी इन्हें किया गया था। अप्रोक्स जो टाइम था वो 1989 टू 1995 का टाइम था, लेकिन उसके बाद जो है वहाँ की जो जनता है म्यांमार, उनके बीच में इनका एक अच्छा खासा ओहदा हो गया, एंड इन्होंने सू की ने जनवरी 2002 में चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया था। एंड जब अप्रैल में चुनाव हुए थे, तो उसके बाद इन्होंने बहुत ही आसानी से जो है वो जीत भी हासिल कर ली थी, और 2 मई को इन्होंने न्यू जो है वो शपथ ली है। तो